नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी कि MSRA के अंतर्गत अकादमिक कार्य योजना सत्र 2025-26 जारी कर दी गई है। इसके तहत आपको जो सत्र 25-26 है, इसमें एपीएलएन कार्य करवाना हो या CCA के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 में समस्त कार्य करवाने हो या CBA आधारित जो एग्ज़ाम होगा यानी कि दक्षता आधारित आकलन होगा, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, यानी कि कक्षा 1 से 8 के समस्त आकलन किस प्रकार होंगे, उनकी तारीख क्या रहेगी, रिजल्ट एंट्री कहाँ होगी, कैसे होगी, रिपोर्ट कार्ड कैसे निकलेंगे और CCA के तहत आपको कौन कौन से रिकॉर्ड संधारित करने हैं, CBA के तहत आपको क्या क्या कार्य करने होंगे, ORF एग्ज़ाम कब होगा, कैसे आपको लेना है, साथ ही पाठ्य पुस्तक, वर्कबुक, ABL किट का उपयोग आपको कैसे करना है, यानी कि जो MSRA कार्यक्रम है इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो मतलब पूरी जानकारी होता है साथियों, तो पूरा वीडियो आपको देखना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया। इसके तहत देखिए, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी कि MSRA अंतर्गत अकादमिक कार्य योजना, इसके अंतर्गत देखिए एपीएलएन, CCE एवं CBA आधारित 25-26 जो आकलन होगा उसको लेकर पूरी अकादमिक कार्य योजना जारी कर दी गई है। पूरी जानकारी आपको पूरे वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने को प्रमुख रूप से रेखांकित किया गया है। विभाग का लक्ष्य 26-27 तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना है। सीखने की बुनियादी आवश्यकताओं अर्थात मूलभूत स्तर पर पढ़ना, लिखना और अंकगणित में दक्ष होने पर विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि, व्यक्तित्व विकास व शिक्षा में रुचि बढ़ती है। यूँ विद्यार्थियों को भविष्य की शिक्षा के लिए मजबूत आधार मिल पाता है। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर 5/7/2021 यानी कि 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसमें विकासात्मक लक्ष्यों के अनुसार सीखने के प्रतिफल निर्धारित किए गए हैं। विकासात्मक लक्ष्य निम्न हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं निपुण भारत अभियान के तहत। तो देखिए, बच्चे अच्छे स्वास्थ्य और विकास को प्राप्त कर सके यानी कि हेल्थ एंड वेलबींग। बच्चे प्रभावी संवाद स्थापित करने में निपुण बने यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेटर। और बच्चे अपने वातावरण से जुड़ते हुए सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो सके, इन्वॉल्व लर्नर। तो ये 3 यहाँ पर विकासात्मक लक्ष्य हैं निपुण भारत के अभियान के तहत, ये जो है बच्चे प्राप्त कर ले। देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज यानी कि NCF एंड FS के अंतर्गत 3 से 8 साल के विद्यार्थियों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशलों को विकसित करने हेतु संतुलित शिक्षा पद्धति दृष्टिकोण को अपनाने की अनुशंसा की है। उक्त के अनुसार शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण योजना में भाषा एवं संख्या ज्ञान शिक्षण हेतु 4 खंडीय शिक्षण विधा फॉर ब्लॉक पेडागोजी का उपयोग किया जाए। देखिए, यहाँ पर जो 4 खंडीय शिक्षण विधा है, ये यहाँ पर आप इसको रीड कर ले। देखिए, मार्गदर्शित पढ़ना लिखना है, शब्दों के साथ कार्य है, लेखन कार्यशाला है, स्वच्छ चयनित पढ़ना है, यानी कि चारों यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड जो है 4 खंडीय शिक्षण विधा बताई गई हैं। नीचे आप चलेंगे तो देखिए, उक्त शिक्षण विधा चारों भाग परस्पर संबंधित होने से, ध्यान दें, परस्पर संबंधित होने से प्रत्येक भाग का अभ्यास अन्य भागों के विकास में सार्थक भूमिका निभाता है। यानी कि किसी एक का विकास होता है तो दूसरे जो है भागों का भी विकास होता है। इस विधा के नियमित अभ्यास हेतु निम्न गतिविधियाँ आयोजित की जावे। यानी कि आपको जो ये विधा बताई गई है ऊपर, इसके लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ आप आयोजित करवा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बुनियादी भाषा एवं साक्षरता कौशल विकास की गतिविधियाँ, यानी कि जो एपीएलएन की जो विकास प्राप्त करना है उसके लिए कौन कौन सी कौशल विकास की जो गतिविधियाँ है वो आप अपना सकते हैं। देखिए, तो मौखिक भाषा विकास यानी कि ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट ये करवा सकते हैं। शब्द पहचान यानी कि वर्ड रिकॉग्नाइजेशन डिकोडिंग करवा सकते हैं। पढ़ना यानी कि रीडिंग करवा सकते हैं। राइटिंग यानी कि लिखना आप करवा सकते हैं। ये चारों चीज़ें आप जो है गतिविधियाँ कौशल विकास के रूप में कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, बुनियादी संख्या ज्ञान कौशल विकास की गतिविधियाँ की बात करें, इनके अंदर क्या है आप अच्छे से एक बार रीड कर लें। इसके बाद देखिए, मौखिक गणित वार्ता, देखिए संख्या ज्ञान के लिए आप मौखिक गणित वार्ता करवा सकते हैं। कौशल शिक्षण यानी कि स्किलिंग टीचिंग करवा सकते हैं।
इसके बाद देखिए कौशल अभ्यास यानी कि स्किल्स प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए गणित के खेल यानी कि मैथ्स गेम आप ले सकते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से गेम हैं वो भी आप देख लें। इस प्रकार आप ये सारे जो है एपीएलएन में करवा सकते हैं। उक्त समस्त गतिविधियाँ कक्षागत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्राथमिकता से प्रयुक्त की जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर विद्यार्थी के अधिगम का आकलन एवं मूल्यांकन भी इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA अंतर्गत राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक और MGGS PM-श्री की कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से एपीएलएन, ध्यान दें यहाँ पर एपीएलएन, CCE और CBA यानी कि दक्षता आधारित आकलन व ORF का संचालन किया जा रहा है। यानी कि चारों चीज़ें आप अच्छे से देख लें। एपीएलएन करवाना है, CCE करवाना है, CBA यानी कि दक्षता आधारित आकलन होगा, ORF आकलन भी होगा। जिसके अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य से एपीएलएन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शिक्षकों की क्षमता वर्धन के साथ साथ बाल केंद्रित पेडागोजी यानी कि CCP के आधार पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE तथा गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम यानी कि एबेल प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर आकलन, मूल्यांकन और संबलन की बेहतर समझ हेतु समयबद्ध रूप से योगात्मक आकलन के साथ, ध्यान दें यहाँ पर दक्षता आधारित आकलन यानी कि CBA किया जाना है। यानी कि कक्षा 1 से 5 में योगात्मक आकलन के साथ साथ जो है CBA आकलन भी होगा। निपुण भारत मिशन के सफल संचालन एवं अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एवं गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम की समझ व प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर इसके उद्देश्य बताए गए हैं, इनको एक बार अच्छे से रीड कर ले। जो एपीएलएन है देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर उद्देश्य दे रखे हैं, देखिए इनको आप अच्छे से रीड कर लें। इसके बाद देखिए जो मुख्य कार्य हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए एपीएलएन, CCE, CBA और ORF क्रियान्वयन हेतु निर्देश, यानी कि इन चारों का आपको क्रियान्वयन कैसे करना है, इनको लेकर पूरी जानकारी क्या है, तो पूरी जानकारी आपको पूरे वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आधार रेखा मूल्यांकन पदस्थापन की प्रक्रिया, यानी कि जो CCA के तहत होगा। सत्र आरंभ में बच्चों के साथ पूर्व की कक्षा के कार्यों का दोहरान कार्य करवाने के पश्चात एक व्यापक कार्यपत्रक या प्रश्न पत्र प्लेसमेंट टूल द्वारा बच्चों का आकलन किया जाए। यानी कि आपको जो है बच्चों का आकलन करना है आधार रेखा मूल्यांकन अपनाने की पदस्थापन की प्रक्रिया के दौरान। देखिए यहाँ पर पूरा जानकारी दे रखी है, कार्य विवरण दे रखे हैं, पदस्थापन कैसे करना है। तो देखिए पदस्थापन लक्षित समूह कौन से हैं, तो विगत कक्षा के सभी विद्यार्थी, यानी कि पदस्थापन आपको सभी बच्चों का लेना है जो विगत कक्षा में थे, यानी कि कक्षा 1 से 5 के जो भी विद्यार्थी पहले थे उन सबका आपको पदस्थापन करना है। संभावित टाइमलाइन की बात करें तो जुलाई में ये आपको कर लेना है। सहायक स्रोत देखिए प्रारूपिक जो परिशिष्ट है उसके कोडिंग और उत्तरदायित्व की बात करें तो संबंधित विषयाध्यापक का उत्तरदायित्व है कि वो सभी जो विगत साल की कक्षाएं हैं 1 से 5 उनका पदस्थापन विषयाध्यापक को करना है। अब देखिए आधार रेखा मूल्यांकन यानी कि बेसलाइन असेसमेंट किनका होगा, तो देखिए नव प्रवेशित जो भी विद्यार्थी हैं उन सबका आपको आधार रेखा मूल्यांकन यानी कि बेसलाइन असेसमेंट लेना है। देखिए साथियों यहाँ पर टाइमलाइन नहीं बताई गई है क्योंकि नव प्रवेशित विद्यार्थी कभी भी आ सकता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर कभी भी आ सकता है। तो जब भी बच्चा आएगा उसका आधार रेखा मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट आपको लेना है और वो भी विषय अध्यापक को ही लेना है जो भी कक्षा का टीचर है। इसके बाद देखिए नोट यहाँ पर दे रखा है, नोट अच्छे से रीड कर लें। देखिए यहाँ पर CBA और ORF हेतु बेसलाइन आकलन पदस्थापन कक्षा 3 से 8 के लिए किया जाएगा। यानी कि जो CBA होगा दक्षता आधारित आकलन और जो ORF होगा, ये देखिए दोनों आकलन हैं वो बेसलाइन आकलन और पदस्थापन कक्षा 3 से 8 के लिए किया जाएगा और CCA हेतु बेसलाइन आकलन कक्षा 1 से 5 के लिए किया जाएगा। यानी कि CBA और ORF का आकलन जो यानी कि बेसलाइन पदस्थापन आपको करना है ये 3 से 8 के लिए ही आपको करना है और बेसलाइन कक्षा 1 से 5 के लिए CCA आधारित होगा। अब देखिए समूह निर्धारण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सत्र के प्रारंभ एवं योगात्मक आकलन के पश्चात विद्यार्थियों की दक्षताओं के आधार पर समूह निर्धारण किया जाता है जो निम्नानुसार हो सकता है। यानी कि जब आप सत्र के प्रारंभ में और योगात्मक आकलन लेते हैं, ऐसे लेते हैं, उसके बाद आप विद्यार्थियों की दक्षताओं के आधार पर जो समूह निर्धारण करते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। देखिए समूह 1 में वे बच्चे जो कक्षा स्तर के अनुरूप दक्षता रखते हैं, यानी कि जो बच्चा कक्षा के स्तर का है वो आएगा। और समूह 2 में बात करें तो वे बच्चे जो कक्षा स्तर से न्यून दक्षता रखते हैं, समूह 2 में वो आते हैं। इसमें देखिए शिक्षक बाल केंद्रित शिक्षण करते हुए
गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा समूह 2 के बच्चों के साथ बुनियादी दक्षताओं पर कार्य करते हुए समूह 1 में लाने के अधिकतम प्रयास कार्य कराए। यानी कि यहाँ पर जो समूह 2 के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर शिक्षकों को बताया गया कि बाल केंद्रित शिक्षण करते हुए, गतिविधि आधारित शिक्षण करवाते हुए उनको जो है अपनी जो कक्षा स्तर है समूह 1 उसमें लाने का प्रयास आपको करना है। अब देखिए ग्रेड निर्धारण के मापक क्या हैं, यानी कि ग्रेड का निर्धारण किस प्रकार होगा। तो देखिए सतत एवं व्यापक आकलन मूल्यांकन में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को 3 ग्रेड्स, ध्यान दें यहाँ पर 3 ग्रेड्स A, B, C के द्वारा दर्ज किया जाना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। यानी कि देखिए ए ग्रेड से मतलब है स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाना या अपेक्षित स्तर की समझ दक्षता होना। यहाँ पर विद्यार्थी अगर स्वतंत्र रूप से कार्य कर पा रहा है, अपेक्षित स्तर जो अपना स्तर है उसकी समझ और दक्षता होना, यानी कि वो दक्षता उसमें है देखिए, तो वो ए ग्रेड में आएगा। और बी ग्रेड से मतलब है शिक्षक की सहायता से कार्य कर पाना या मध्यम स्तर की समझ दक्षता होना, ये बी ग्रेड में बच्चे को ले जाता है। और देखिए सी ग्रेड का मतलब है यहाँ पर शिक्षक की विशेष सहायता से काम कर पाना, यानी कि शिक्षक उनको बता रहे हैं फिर भी वो नहीं कर पा रहा है, या बड़े ही जोर लगा के शिक्षक उनको बता रहे हैं तब कर पा रहा है, या आरंभिक स्तर की समझ या दक्षता होना, तो ऐसी स्थिति में बच्चा सी ग्रेड में रहेगा। तो ये ग्रेड में निर्धारण के मापक है, इनको अच्छे से देख ले आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद देखिए शिक्षक द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री, यानी कि शिक्षकों को सीसीए के तहत क्या क्या सामग्री प्रयुक्त में लानी है। तो देखिए अध्यापक योजना डायरी अधिकतम 4, यानी कि आपको जो बच्चों के लिए अध्यापक योजना डायरी रखनी है। इसके बाद देखिए विषयवार, कक्षावार, टर्मवार पाठ्यक्रम विभाजन पुस्तिकाएं आपके पास होनी चाहिए सीसी की, और विषयवार टर्मवार आकलन सूचक यानी कि अंकन पुस्तिका चेकलिस्ट होनी चाहिए। वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका जिसमें रिजल्ट तैयार किया जाता है वो होना चाहिए। विद्यार्थीवार समग्र प्रगति प्रतिवेदन यानी कि HPC यानी कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ये भी आपके पास होने चाहिए। यानी कि शिक्षकों को इन सभी चीज़ों का उपयोग जो है सीसीए जो सतत व्यापक मूल्यांकन इसके तहत करना होगा। इन सबके लिंक में यानी कि ये सारी चीज़ें मैंने जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी हैं। अगर आप वो सब चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इन सब चीज़ों को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखिए साथियों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीसीए के तहत वो है पोर्टफोलियो फाइल का संधारण करना, यानी कि पोर्टफोलियो तैयार करना। तो देखिए इसमें विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों को साक्ष्य के रूप में संधारित करने के लिए विद्यार्थीवार एक फाइल बनाई जाती है, इसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। यानी कि विद्यार्थियों के कार्यों का साक्ष्य आपको संधारित करना होता है, उस फाइल में विद्यार्थी का रिकॉर्ड होता है, इसे ही पोर्टफोलियो कहते हैं। ये बच्चे की सृजनात्मक मौलिकता एवं शैक्षिक प्रगति का आईना होता है, यानी कि बच्चे ने क्या क्या सीखा, क्या क्या किया, उन सबका आईना जो है पोर्टफोलियो होता है। या यूँ कहे कि शिक्षक की प्रगति का भी आईना पोर्टफोलियो ही होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए एक निश्चित अवधि में बच्चे की दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, उत्तरोत्तर शैक्षिक अधिगम उपलब्धि सह शैक्षणिक कार्यों के संचय साक्ष्य के रूप में विद्यालय के प्रत्येक कक्षा में नामांकित बच्चों के लिए विद्यार्थीवार पोर्टफोलियो फाइल संधारित की जाए, यानी कि आपको ये फाइल संधारित कर लेने एक निश्चित अवधि के लिए। इसके बाद देखिए पोर्टफोलियो फाइल में विद्यार्थी का प्रोफाइल स्पष्ट आवश्यक रूप से लगा हो, जिस पर बच्चे की विद्यालय गणवेश में आकर्षक एवं नवीनतम फोटो भी चस्पा की जानी चाहिए, यानी कि इसमें बच्चे की नवीनतम फोटो भी होना चाहिए, गणवेश में फ़ोटो होना चाहिए। वो आप पोर्टफोलियो की फाइल के जो प्रोफाइल पृष्ठ है उसमें आपको लगाना होगा। इसके बाद देखिए इस पृष्ठ पर ध्यान दें, यहाँ पर इस पृष्ठ पर बच्चे की सत्र आरंभ से सत्र अंत तक की प्रगति को निम्न तालिका में उल्लिखित किया जाना है। इसमें विषयवार बच्चे की स्थिति कक्षा स्तर के अनुरूप कक्षा स्तर से न्यून में से किसी एक पर टिक्का चिन्हित आपको करना है। देखिए ये जो फाइल आप बनाते हैं पोर्टफोलियो फाइल, इसमें इस प्रकार का प्रपत्र आपको लगाना है, चाहे तो आप इसको भी लगा सकते हैं। ये देखिए प्रपत्र, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरी PDF का, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर विषय दे रखे हैं जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित 3 विषय होंगे। इनकी नामांकित कक्षा क्या होगी और जो नामांकित कक्षा इनकी कौन सी कक्षा में बच्चा है, और आधार रेखा मूल्यांकन प्रतिस्थापन जब आप लेंगे तो उसका जो भी स्थिति होगी उस पर टिक लगाना है, यानी कि कक्षा स्तर का है या कक्षा स्तर से न्यून है। इसके बाद देखिए टर्म 1 के बाद आपको फिल करना होगा, टर्म 2 के बाद आपको फिल करना होगा और टर्म 3 के बाद भी आपको फिल करना होगा। तो इस प्रकार पोर्टफोलियो में इनका रिकॉर्ड भी संधारित रहेगा, यानी कि कक्षा स्तर के अनुरूप है, कक्षा स्तर से न्यून है, वो सारी जानकारी आपको इसमें फिल करके पोर्टफोलियो में संधारित कर लेनी है। अब इसके बाद देखिए पर्यावरण विषय यहाँ पर नोट दे रखा है, कक्षा 3 से 5 में कक्षा स्तर के अनुसार ग्रेड दर्ज करें।
ये पर्यावरण विषय के लिए हैं। कक्षा स्तर के अनुरूप ही आपको इसमें ग्रेड दर्ज करनी होती है। इसका अलग से जो है कक्षा न्यून नहीं होता है, कक्षा स्तर न्यून नहीं होता है। इसके बाद देखिए पोर्टफोलियो के प्रत्येक पृष्ठ पर अभिभावक के हस्ताक्षर कराते हुए हस्ताक्षरित पत्रक पोर्टफोलियो में संधारित करें, यानी कि अभिभावकों के भी साइन आपको करवाने हैं प्रत्येक पृष्ठ पर। इसके बाद देखिए बच्चों से कार्यपत्रक पर कार्य करवाने के बाद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, शिक्षक द्वारा कार्यपत्रक पर अशुद्धियों को रेखांकित गोला करते हुए शुद्ध करवाया जाकर सकारात्मक एवं गुणात्मक टिप्पणी की जाए, यानी कि सकारात्मक टिप्पणी ही आपको करनी है और गुणात्मक टिप्पणी ही आपको करनी है, नकारात्मक टिप्पणी आपको नहीं करनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो कार्यपत्रक है उनमें आपको जो है चेक करके जो भी अशुद्धियाँ हैं उन पर रेखांकित गोला आपको करना है और उनको शुद्ध भी करवाना है और सकारात्मक गुणात्मक टिप्पणी आपको कार्यपत्रक पर करनी है। इसके बाद देखिए राज्य में संचालित निपुण भारत मिशन के अंतर्गत विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के अधिगम्य शिक्षण संस्थानों पठन सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिनका विद्यालय एवं कक्षा स्तर पर समन्वित रूप से अपेक्षित उपयोग सुनिश्चित किया जाए। अब देखिए साथियों, इसके बाद एक गतिविधि आधारित अधिगम किट यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एबेल किट है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एबेल कार्यक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सीखना सुनिश्चित किया जाता है। इसीलिए आपको अपने विद्यालयों में एबेल किट दिए गए हैं कि बच्चा गतिविधियों के माध्यम से सीखे, इसलिए आपको एबेल किट दिया गया है। इस प्रक्रिया की मुख्य आधार मान्यता ये है कि प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है, प्रत्येक बच्चे के सीखने की अपनी गति होती है और अपना स्तर होता है। बच्चे के साथ उसकी गति और उसके स्तर के अनुसार गतिविधियों के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जाए तो बच्चे का सीखना अपेक्षित स्तर तक सुनिश्चित होगा। देखिए यहाँ पर एबेल किट कक्षा 1-2 के लिए, एबेल किट कक्षा 3 से 5 के लिए। यहाँ पर देखिए गतिविधि आधारित शिक्षण है तो एबेल किट सामग्री, तो देखिए जो आपका एबेल किट है उसमें क्या क्या सामग्री है, तो जैसे कि देखिए चार्ट है, चयनित और नियोजित खेल गतिविधि आधारित सामग्री उसमें मिल जाएगी। देखिए फ्लेक्स कार्ड हैं, अंक और शब्द आधारित साफ सीडी चार्ट, स्टोरी कार्ड, कैलेंडर हैं, वाक्य कार्ड हैं, सेंटेंस कार्ड हैं, शिक्षक विद्यार्थी किट है। इसमें देखिए HB पेंसिल है, शॉर्पनर है, कलर पेंसिल है, रबर बैंड, स्केच पेन, गम, पेपर क्लिप, चौक बॉक्स, डिफरेंट कलर, प्लास्टिक कलर, पेपर रिम, स्केल, काफ़ी सारी जानकारी इसमें जो है शिक्षक विद्यार्थी किट में मिल जाएगी। अंक और शब्द कार्ड को मिल जाएंगे। अन्य प्रशिक्षण शिक्षक मासिक वेतन में लिए गए निर्णय अनुसार नियोजित सामग्री, एबेल किट में काफ़ी सारी सामग्री आपको मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर एक सलाह मेरी ये है कि एबेल किट को आप बच्चों को करने दें, बच्चों से एबेल किट के साथ गतिविधि करवाएं, इनको अपने बक्से में या अपनी अलमारी में ना रखें। इसके बाद देखिए शिक्षक एबेल सामग्री पर कार्य करते हुए बुनियादी भाषा एवं संख्या ज्ञान कौशल शिक्षण पर आधारित छोटे छोटे वीडियो तैयार कर साझा करें, यानी कि ये भी आप कर सकते हैं, छोटे छोटे वीडियो या क्लिप्स बनाकर आप इनको जो है बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पाठ्य पुस्तकें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य में कक्षा 1 से 2 और 3 से 5 के लिए सत्र 25-26 से नई पाठ्य पुस्तकें यानी कि SCF 2023 की अभिशंसाओं के आधार पर विकसित की गई हैं तथा इनमें अधिगम प्रतिफल के अनुसार शिक्षण कौशलों पर समझ विकसित करने एवं पर्याप्त अभ्यास के अवसर प्रदान करते हुए तैयार की गई है। इनका समन्वित रूप से शिक्षण पाठ योजना में उपयोग किया जाए। नई पाठ्य पुस्तकों पर कार्य करने से पूर्व इस कार्यालय के परिपत्र दिनांक, देखिए ये परिपत्र जारी हुआ था 19/2/2024 राजकाज रेफरेंस के अनुसार शिक्षक स्वयं अपनी तैयारी सुनिश्चित करें तथा विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार गतिविधियों का नियोजन किया जाए, यानी कि ये आदेश आप सकते हैं कि उसमें किस प्रकार जो है पाठ्य पुस्तकों का आपको उपयोग करना है, इसमें सारी जानकारी दे रखी है। इसके बाद देखिए विद्या प्रवेश कार्य पुस्तिका स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद्या प्रवेश कार्यक्रम, इसकी जो कार्य पुस्तिका सभी बच्चों को आपके कक्षा 1 के नवप्रवेशित बच्चों को दी गई हैं, उसको लेकर हैं। तो देखिए नवप्रवेशित कक्षा 1 के विद्यार्थियों हेतु 12 सप्ताहों के लिए स्कूल रेडीनेस कार्य पुस्तिका तैयार कर उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसके अनुसार सहजता के साथ गतिविधियाँ आयोजित करते हुए विद्यार्थियों से कार्य करवाया जाए। इन गतिविधियों का आयोजन जुलाई से प्रारंभ कर सितंबर तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करवाया जाए, यानी कि जो आपको स्कूल रेडीनेस वर्कबुक मिली है, कार्यपुस्तिका मिली है, ये कक्षा 1 के जो नवप्रवेशित बच्चे उनके लिए हैं। ये 12 सप्ताहों की जो है कार्यपुस्तिका हैं, ये आपको जुलाई से सितंबर तक पूरी कर लेनी है। 12 सप्ताह मतलब यहाँ पर एक सप्ताह में आपको 5 दिन इस पर कार्य करवाना है और छठे दिन यानी कि शनिवार के दिन आपको उसका रिपीटेशन करवाना है और प्रतिदिन 4 कालांश आप जो है स्कूल रेडीनेस का जो है ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम है। इसके बाद देखिए साथियों, जो अभिव्यक्ति पुस्तिका हैं जो कक्षा 1 से 3 या 4-5 के लिए जो दी गई थी, इसमें देखिए तो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों में सृजनात्मक
रचनात्मक लेखन कौशलों के विकास हेतु कार्य पुस्तकों का कक्षा शिक्षण के दौरान समन्वित रूप से उपयोग किया जाए। यानी कि अभी जो भी व्यक्ति पुस्तिकाएँ हैं इसका आपको जो है बच्चों के सृजनात्मक रचनात्मक लेखन कौशलों के विकास के लिए करना है। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर चित्र में भी बता रखा है, ये इस प्रकार की अभिव्यक्ति पुस्तिका होगी, इसको आप देख सकते हैं। ये सभी विद्यार्थियों को आपने दी भी होगी। इसके बाद देखिए पठन कालांश एवं कौशल अभ्यास। देखिए तो कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के साथ गत सत्र 24-25 के दौरान किए गए AI बेस्ड ओरल रीडिंग फ्लुएंसी असेसमेंट यानी कि ORF के प्रथम पेज से प्राप्त परिणामों के आधार पर पढ़ने में कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों के पठन कौशलों के विकास हेतु पठन कालांश रीडिंग पीरियड प्रतिदिन कार्य करवाया जाना है। पठन कालांश के दौरान विभिन्न प्रकार के पठन सामग्रियों जैसे कि कहानी की किताबों, पाठ्य पुस्तकों की कहानियाँ, पठन साहित्यों के माध्यम से विद्यार्थियों के पठन अभ्यास के अवसर प्रदान किए जाए। पठन कौशलों के प्रदर्शन की प्रगति के आकलन हेतु शिक्षक द्वारा अपने स्तर पर कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के साथ धारा प्रवाह पठन एवं समझ कौशलों का, ध्यान दें, समझ कौशलों का ओरल रीडिंग फ्लुएंसी एंड कंप्रिहेंशन असेसमेंट किया जाए एवं विद्यार्थियों को अपेक्षित अकादमिक सहयोग किया जाए। इस सत्र में कक्षा 3 से, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सत्र में कक्षा 3 से 6 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का ORF बेसलाइन आकलन अगस्त 2025 में, ध्यान दें, अगस्त 2025 में राष्ट्र शिक्षक ऐप के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि कक्षा 3 और 6 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का किया जाएगा, सिर्फ अगस्त माह में किया जाएगा, राष्ट्र शिक्षक ऐप से किया जाएगा। इसके बाद देखिए शिवरा पंचांग 25-26 के अनुसार ORF आकलन कक्षा 3 से 8 के सभी विद्यार्थियों के साथ अक्टूबर माह में किया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों आप देख लें, अगस्त और अक्टूबर में किया जाना है। उसकी भी जानकारी मैं आगे दूंगा कि कब करवाना है। इसके बाद देखिए कार्य पुस्तिकाएँ यानी कि वर्कबुक, उपचारात्मक शिक्षण हेतु ये वर्कबुक जो है सभी विद्यालयों में दी जाएगी। इसमें देखिए विद्यार्थियों को बेसलाइन एवं ORF आकलन से प्राप्त दक्षता स्तर के आधार पर पृथक पृथक समूह का निर्माण कर 100 दिवस का उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रीडिंग रिकवरी करवाया जाना है। इसके लिए विषयवार कक्षावार अभ्यास पुस्तिका उपलब्ध करवाई गई हैं। देखिए कक्षा 3 के लिए पहल है, कक्षा 4-5 के लिए प्रयास हैं और कक्षा 6-7 के लिए प्रवाह हैं और कक्षा 8 के लिए प्रकर जो वर्कबुक है वो दी जाएगी। ये उपचारात्मक शिक्षण हेतु है, 100 दिवस का कार्य योजनाएं हैं। ये आपको जो विद्यार्थी की बेसलाइन ORF आकलन आप लेंगे उसके आधार पर आपका जो पृथक पृथक समूह निर्माण करना है और उसके आधार पर आपको जो है ये सारी वर्कबुक असेसमेंट आपको बच्चों के साथ करवाना है। इसमें देखिए कार्य पुस्तिकाओं में दक्षता आधारित गतिविधियाँ जोड़ी गई हैं जो विद्यार्थियों में सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने में सहायक होगी और उपचारात्मक शिक्षण में कार्य पुस्तिकाओं के साथ साथ ABL किट का उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य योजना तैयार कर कार्य किया जाएगा। इसके बाद देखिए 10 नंबर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सत्र के दौरान आयोजित आकलन। देखिए रचनात्मक आकलन, कक्ष में गतिविधि कराते हुए नियमित रूप से रचनात्मक आकलन किया जाना है जो आकलन सूचकों के सापेक्ष विषयवार चेकलिस्ट पुस्तिका में दर्ज करना है। यानी कि जो CCA के तहत आप जो कार्य करवाते हैं उसके तहत आपको रचनात्मक आकलन लगातार करते रहना है और चेकलिस्ट जो CCA के तहत आपको दी जाती हैं उसमें आपको इसको जो है रिकॉर्ड को भी दर्ज करना है। इसके बाद देखिए विभिन्न परख परीक्षा और योगात्मक आकलन और दक्षता आधारित आकलन के निर्देश क्या हैं, यानी कि परख कब होंगे, परीक्षाएँ कब होगी, ऐसे और दक्षता आधारित आकलन है वो कब होंगे, पूरे दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए पहले बात करते हैं कक्षा 3 से 5 की। तो देखिए आकलन का प्रकार यहाँ पर दे रखा है कि किस प्रकार का आकलन होगा, आधार यहाँ पर दे रखा है, टाइमलाइन यहाँ पर दे रखी है और भी जो विशेष विवरण है वो यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले बात करते हैं आधार रेखा आकलन बेसलाइन की। तो देखिए आधार क्या है, तो गत सत्र की दक्षताओं पर आधारित जो है दक्षताएं हैं उसके आधार पर आपको आधार रेखा आकलन यानी कि बेसलाइन लेना होता है। इसकी टाइमलाइन की बात करें तो जुलाई अगस्त माह के बीच में आप इसको ले लें, यानी कि जुलाई में ले लें या अगस्त में ले लें। तो इस प्रकार ये पूरी टाइमलाइन है, इसके अकॉर्डिंग आपको आधार रेखा आकलन और बेसलाइन ले लेना है। इसके बाद देखिए SA1 यानी कि योगात्मक आकलन 1 SA1, ये CCA के विभिन्न टूल बिंदु संख्या 11 के अनुसार आपको करवाने हैं। अब बिंदु संख्या 11 क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यानी कि CCA के जो विभिन्न टूल हैं उसके आधार पर आपको योगात्मक आकलन 1 लेना है। शिवरा पंचांग के अनुसार सितंबर का द्वितीय सप्ताह यानी कि दूसरे सप्ताह में आपको ये जो है SA1 लेना है। इसमें देखिए जो पाठ्यक्रम है उसका 45% पाठ्यक्रम इसमें होना चाहिए। हालांकि किताबें नहीं आई वो अलग बात है, लेकिन 45% पाठ्यक्रम आपका जो है सितंबर द्वितीय सप्ताह जब आप लेंगे योगात्मक आकलन तब तक आपको जो है करना है।
इसके बाद देखिए 3 नंबर पर यहाँ पर हैं AI आधारित दक्षता आकलन 1, यानी कि इस बार AI आधारित दक्षता आकलन 1 भी होगा, जिसमें अंग्रेजी गणित हिंदी विषयों के लिए होगा। तीनों विषय ध्यान देख ले आप। इसमें देखिए AI आधारित दक्षता आकलन 1 के लिए जो निर्धारित दक्षताएं हैं उनके अनुसार ये लिया जाएगा। ये शिवरा पंचांग के अनुसार दिसंबर माह में करवाया जाएगा। इसके बाद देखिए योगात्मक आकलन 2 यानी कि SA 2 CCA के विभिन्न टूल्स बिंदु संख्या 11 के अनुसार, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। शिवरा पंचांग के अनुसार जनवरी का द्वितीय सप्ताह यानी कि सेकेंड वीक में आपको जो है SA 2 करवाना है। इसमें जो पाठ्यक्रम है उसका 40% पाठ्यक्रम रहेगा। इसके बाद देखिए योगात्मक आकलन 3 यानी कि SA 3, इसमें AI आधारित दक्षता आधारित आकलन 2 भी होगा, अंग्रेजी गणित और हिंदी विषयों के लिए होगा। देखिए तीनों विषय दे रखे हैं। इसमें देखिए CCA के विभिन्न टूल बिंदु संख्या 11 के अनुसार, AI आधारित दक्षता आकलन 2 के लिए निर्धारित दक्षताओं के अनुसार यानी कि जो CBA है उसके अनुसार, शिवरा पंचांग के अनुसार अप्रैल माह का तृतीय सप्ताह यानी कि अप्रैल माह के तृतीय सप्ताह में ये जो SA 3 हैं वो करवाया जाना है। इसमें देखिए 15% पाठ्यक्रम कक्षा 3 और 4 के लिए और कक्षा 5 के लिए बोर्ड परीक्षाएँ करवाई जाएगी, यानी कि 3-4 का जो है 15% पाठ्यक्रम रहेगा और कक्षा 5 के लिए बोर्ड परीक्षाएँ होगी। तो इस प्रकार ये कक्षा 3 से 5 के लिए आपको परख जो परीक्षाएं हैं, टेस्ट हैं, असेसमेंट है, वो सारे यहाँ पर बताए गए हैं कि किस प्रकार आपको जो है करवाने होंगे, क्या आधार रहेंगे, कब होंगे, कितना पाठ्यक्रम आएगा, पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। अब बात करते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें जो परख परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर दे रखी है, निर्धारित तिथि, अंक विभाजन और विशेष विवरण यहाँ पर दे रखा है। देखिए यहाँ पर बात करें कक्षा 6 से 8 के लिए तो प्रथम परख, तो देखिए शिवरा पंचांग के अनुसार 18 अगस्त से 20 अगस्त 2025 तक 8 ग्रेड की जो है पुस्तिकाएँ उसके अकॉर्डिंग होगा और विशेष विवरण कुछ भी नहीं है। द्वितीय परख की बात करें तो शिवरा पंचांग के अनुसार 13 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच लेना है, 8 ग्रेड का होगा और इसी सप्ताह में ORF आकलन 1 कक्षा 3 से 8 का आयोजन होगा, यानी कि जो ORF लिया जाना है जैसे कि मैंने आपको बताया था अक्टूबर में होगा। इसके बाद देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा एवं AI आधारित दक्षता आधारित आकलन शिवरा पंचांग के अनुसार दिसंबर 2025 12 से 24 दिसंबर 2025 AI आधारित दक्षता आकलन इन तिथियों के मध्य 3 दिवस देखिए इस प्रकार होगा। इसमें देखिए तो कक्षा 6 से 8 के लिए अंग्रेजी गणित हिंदी हेतु 20 अंक का AI आधारित दक्षता आधारित आकलन होगा और 50 अंक का 8 ग्रेड होगा, यानी कि जो 3 विषय हैं अंग्रेजी हिंदी गणित, ये 20 अंक का तो AI आधारित दक्षता आधारित आकलन होगा और 50 अंक का 8 ग्रेड का जो है आपको पेपर लेना है। इसमें देखिए कक्षा 6 से 8 के लिए अंग्रेजी गणित हिंदी के अतिरिक्त शेष जो विषय हैं उनमें 17 अंक का 8 ग्रेड आपको लेना है और शेष कक्षाओं विषयों में पूर्ववत अंक विभाजन रहेगा। तृतीय परख की बात करते हैं तो देखिए शिवरा पंचांग के अनुसार फरवरी 2026 5, 6 तथा 7 फरवरी को ये होगा। ये 8 ग्रेड क्या होगा और इसी सप्ताह में ORF आकलन 2 कक्षा 3 से 8 का आयोजन भी किया जाएगा, इसी के मध्य किया जाएगा। इसके बाद देखिए वार्षिक परीक्षा और AI आधारित आकलन 2 जो होगा अप्रैल 2026 में 23 अप्रैल से 8 मई 2026 तक करवाया जाएगा। इसमें देखिए कक्षा 6-7 के लिए अंग्रेजी गणित हिंदी हेतु 20 अंक का AI आधारित दक्षता आधारित आकलन 2 और 80 अंक का 8 ग्रेड होगा। कक्षा 6-7 के लिए अंग्रेजी गणित हिंदी के अतिरिक्त शेष विषयों में पूरे 100 अंक का 8 ग्रेड लिया जाएगा। शेष कक्षाओं विषयों में पूर्ववत अंक विभाजन रहेगा और कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा। तो इस प्रकार ये पूरा कक्षा 6 से 8 का जो है परीक्षा कार्यक्रम में है इस प्रकार रहने वाला है। इसमें बात करें तो कक्षा 6-7 में हिंदी अंग्रेजी गणित हेतु प्रत्येक विषय में कुल 40 अंकों का AI आधारित दक्षता आधारित आकलन, यानी कि जो AI आधारित दक्षता आधारित आकलन 1 और 2 होंगे तथा कक्षा स्तर परीक्षा 160 अंक की होगी। इसमें देखिए 10 यानी कि फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, अर्धवार्षिक, थर्ड टेस्ट और वार्षिक होगी। इसी प्रकार प्रत्येक विषय के कुल अंकों का योग 200 अंक रहेगा। ये तीनों विषय हैं हिंदी अंग्रेजी गणित के लिए। और देखिए कक्षा 6-7 में हिंदी अंग्रेजी गणित के अतिरिक्त जो शेष विषय हैं उनमें प्रत्येक विषय में 200 अंक होंगे। देखिए फर्स्ट टेस्ट 10 का, सेकेंड टेस्ट 10 का, अर्धवार्षिक परीक्षा 70 अंक की और तृतीय टेस्ट 10 अंक का और वार्षिक परीक्षा 100 अंक की। कक्षा स्तर पर परीक्षा से प्रत्येक विषय के कुल अंकों का योग 200 अंक का होगा। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी 6 से 8 का जो है परिणाम जो रिजल्ट और जो आपको मूल्यांकन करना है वो यहाँ पर बताया गया है।
तो देखिए जिस ग्रेडिंग टूल्स की मैं बात कर रहा था, पॉइंट नंबर 11 बिंदु संख्या 11, तो देखिए ग्रेड निर्धारण टूल्स। तो देखिए बच्चों के रचनात्मक योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत निम्न दस्तावेजों के आधार पर ग्रेड का निर्धारण किया जाना है। अब देखिए यहाँ पर पहला है अध्यापक योजना डायरी की समीक्षा और स्व अनुभव। तो शिक्षक द्वारा संतुलित शिक्षण पद्धति आधारित पाक्षिक योजना तैयार की जानी है, जिसमें कक्षा विद्यार्थियों के समूह अनुसार गतिविधियों का चयन करते हुए शिक्षण कराना है और शिक्षण योजना में उपलब्ध संसाधनों जैसे कि पाठ्य पुस्तक, एबीएल यों कार्य पुस्तकों को सम्मिलित किया जाए। शिक्षण योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा की जाए और समीक्षा के दौरान प्राप्त अनुभवों को आकलन में सम्मिलित किया जाए। इसके बाद देखिए कक्षा कार्य। तो देखिए विद्यार्थियों को कक्षा शिक्षण के दौरान गतिविधियों में सहभागिता हेतु प्रेरित किया जाए तथा विद्यार्थियों की सहभागिता के अनुसार उनका आकलन दर्ज किया जाए। इसके बाद देखिए गृह कार्य। तो कक्षा शिक्षण के पश्चात विद्यार्थियों को अभ्यास कार्य के लिए गृह कार्य दिया जाए। पोर्टफोलियो की बात करें तो प्रत्येक विद्यार्थी की शैक्षिक सहभागिता और किए गए कार्यों के संकलन हेतु पत्रावली संधारित की जानी है, जो विद्यार्थी के शैक्षिक प्रगति के आकलन में सहायक होती हैं। इसके बाद देखिए पेपर पेंसिल टेस्ट, दक्षता आधारित आकलन। तो देखिए निर्धारित समय अवधि के उपरांत विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन को समेकित करने के लिए दक्षता आधारित आकलन पेपर पेंसिल टेस्ट लेते हुए सीखने का आकलन किया जाए। इसके बाद देखिए कार्य पुस्तिका कार्यपत्रक पर की गई टिप्पणी। तो शैक्षिक अभ्यास के दौरान विद्यार्थियों द्वारा कार्यपत्रकों पर कार्य किया जाता है जिस पर शिक्षक टिप्पणी अंकित करते हैं, जो शैक्षिक सुधार हेतु प्रेरक का कार्य करती हैं। इसके बाद देखिए अभिभावक संवाद, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सत्र के दौरान शिक्षक अभिभावकों के साथ शैक्षिक प्रगति को साझा करने के लिए नियमित रूप से संवाद स्थापित करते हैं, जो विद्यार्थियों के शैक्षिक संबंधन का कार्य करता है। शिक्षक संवाद, कक्षा में अलग अलग विषय पढ़ाने वाले अध्यापक आपस में चर्चा कर विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रगति को समेकित करते हैं। अभिव्यक्ति पुस्तिका। तो देखिए विद्यार्थियों में सृजनात्मक कलात्मक लेखन कौशलों के विकास हेतु अभिव्यक्ति कार्य पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है, जिस पर कार्य कराते हुए विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रगति का आकलन किया जाए। जो अभिव्यक्ति कार्य पुस्तिका थी, जिसका मैंने आपको फोटो भी ऊपर बताया था, तो ये सारे ग्रेडिंग टूल्स हैं। इनके आधार पर आपको आकलन वगैरह जो है करवाना है। इसके आधार पर आप ग्रेडिंग निर्धारित भी करेंगे, जो कि मैंने आपको ऊपर ही भी बताया था। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 12 साला दर्पण शिक्षक ऐप पर ऑनलाइन प्रविष्टि, यानी कि जो रिजल्ट्स होगा उसकी एंट्री साला दर्पण शिक्षक ऐप पर कैसे होगी। तो देखिए यहाँ पर सारणी दी गई है, आकलन का प्रकार दिया गया है। देखिए प्रथम परक की बात करें तो शिवरा पंचांग के अनुसार 18 से 20 अगस्त 2025 तक आपको लेना है। संभावित समय अवधि है। तो देखिए पोर्टल और शिक्षक ऐप पर ऑनलाइन प्रविष्टि समय अवधि, यानी कि जब आप ले लेते हैं उसके बाद देखिए माह, देखिए यहाँ पर अगस्त ही होना चाहिए था, जुलाई आ चुका है, तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, माह अगस्त आप मान लीजिए, यानी कि अगस्त में जब आप पेपर ले लेंगे उसके बाद अगस्त माह में ही आपको यह पोर्टल पर एंट्री कर लेनी है। योगात्मक आकलन 1 की बात करें तो ऐसे 1 की बात करें तो देखिए शिवरा पंचांग के अनुसार सितंबर का द्वितीय सप्ताह, तो देखिए द्वितीय सप्ताह में होगा। इसके बाद आपको इसकी एंट्री भी पोर्टल पर करनी होगी। द्वितीय परक की बात करें तो शिवरा पंचांग के अनुसार 13 से 15 अक्टूबर 2025 जो द्वितीय परक होगा। माह नवंबर में इसकी जो है प्रविष्टि की समय अवधि यहाँ पर बता रखी है। अर्धवार्षिक परीक्षा और एआई आधारित जो दक्षता आधारित आकलन 1 होगा, इसमें देखिए शिवरा पंचांग के अनुसार दिसंबर 2025 12 से 24 दिसंबर 2025 के बीच ये होगा। इसकी एंट्री आपको माह जनवरी में करनी होगी। इसके बाद देखिए योगात्मक आकलन 2 की बात करें, ऐसे 2 की, तो देखिए शिवरा पंचांग के अनुसार जनवरी का द्वितीय सप्ताह होगा। और तृतीय परक की बात करें तो शिवरा पंचांग के अनुसार फरवरी 2026 5, 6 और 7 फरवरी को ये लिया जाएगा। इसकी एंट्री जो है फरवरी माह में आपको करनी होगी। इसके बाद देखिए वार्षिक परीक्षा ऐसे 3 यो एआई आधारित जो दक्षता आधारित आकलन 2 है, इसकी देखिए अप्रैल 2026 से जो है उसमें देखिए 23 अप्रैल से 8 मई 2026 के बीच इसका एग्जाम होगा। तो इसकी एंट्री आपको अप्रैल मई में ही करनी होगी। तो ये जो यहाँ पर संभावित तिथियाँ बताई गई हैं कि ऑनलाइन प्रविष्टि कब करनी है और संभावित आकलन कब होगा, ये सारी डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए साला दर्पण पोर्टल पर सत्र पर्यंत निम्नानुसार प्रविष्टि की जानी है। ये सारी प्रविष्टि आपको की जानी है। सत्र पर्यंत योगात्मक आकलन की शैक्षिक प्रगति को विद्यार्थीवार पोर्टल पर दर्ज किया जाना है और इन्हीं के आधार पर समग्र प्रगति प्रतिवेदन यानी कि HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड तैयार किया जाएगा। इसके बाद देखिए शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी बैठक। ये बैठक ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 के समय आयोजित की जानी है, जिसमें विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति को अभिभावक और विद्यार्थियों से साझा किया जा सके। यानी कि जब आप ऐसे 1 लेंगे, ऐसे 2 लेंगे, ऐसे 3 लेंगे, तब आपको ये बैठ के आयोजित करनी है और उसकी जो भी प्रगति है बच्चों की वो अभिभावक विद्यार्थियों के साथ साझा करनी है। इसके बाद देखिए AI आधारित जो दक्षता आधारित आकलन 1 है और 2 है के बाद आयोजित बैठक में शैक्षिक प्रगति को अभिभावक और विद्यार्थियों को साझा किया जाएगा। यानी कि जो CB आकलन
लेंगे आप, उसके बाद जो उनकी प्रगति होगी वो बच्चों को भी साझा की जाएगी, अभिभावकों को भी साझा की जाएगी। बैठक में विद्यार्थी और अभिभावक द्वारा की गई टिप्पणी को अभिलेख पंजिका में यथास्थान दर्ज करें। एसएमसी की प्रत्येक बैठक में सदस्यों को बच्चों की प्रगति से अवगत करवाया जाना है और विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे कार्य उनके पोर्टफोलियो का अभिभावकों के साथ साझा किया जाना है। अब देखिए रिपोर्ट कार्ड, देखिए तो रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार होंगे। तो वार्षिक परीक्षा एसए 3 उपरांत विद्यार्थियों अभिभावकों को निम्न प्रगति पत्र परीक्षा परिणाम के हेतु शिवरा पंचांग में निर्धारित तिथि पर वितरित किया जाना सुनिश्चित करें। तो देखिए कक्षा 1-2 के लिए यहाँ पर बात करें तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए समग्र प्रगति प्रतिवेदन यानी कि जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड हैं वो यहाँ पर होंगे कक्षा 1-2 के लिए। कक्षा 5-8 के लिए बोर्ड के नियमानुसार जो मार्कशीट आएगी वो देनी है। कक्षा 3-4 की बात करें तो साला दर्पण पर विभिन्न योगात्मक आकलनों के ग्रेड प्रविष्टि करने के बाद प्रगति पत्र जनरेट होंगे, डाउनलोड कर प्रिंट लिया जाएगा और बच्चों को दिया जाना है। और कक्षा 6-7 की बात करें तो साला दर्पण पर विभिन्न प्रकों परीक्षाओं के अंक प्रविष्टि करने के बाद प्रगति पत्र जनरेट करने हैं, डाउनलोड करने हैं, प्रिंट लेना है और बच्चों को दिया जाना है। तो इस प्रकार ये प्रगति पत्र जो रिपोर्ट कार्ड है बच्चों को दिए जाएंगे। सारी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। अभी देखिए कक्षा 1-2 के लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे समग्र प्रगति प्रतिवेदन वो आपको बच्चों को देने हैं। तो देखते हैं आगे इसकी क्या जानकारी रहती है। अभी के हिसाब से ये जानकारी है। इसके बाद देखिए हमारे दायित्व यानी कि शिक्षकों के, संस्था प्रधान के, पीओ के सारे दायित्व क्या क्या है। तो देखिए शिक्षकों के रूप में आपके क्या दायित्व हैं। तो देखिए बालक बालिकाओं का निर्धारित समय पर आधार रेखा पदस्थापन मूल्यांकन कर वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज करना है। अध्यापक योजना डायरी में एपेलन के कौशलों के आधार पर शिक्षण योजना बनाकर बच्चों के साथ कार्य करें और समय समय पर बच्चों के साथ स्तर में व्यक्तिगत सुधार के साथ साथ सामूहिक कार्य क्षेत्र जैसे कि समूह भावना, सहयोग लेने देने का कौशल, न्याय एवं क्षमता के प्रति दृष्टिकोण, नेतृत्व का गुण, एक दूसरे के कार्यों का सम्मान और गुणों की प्रशंसा इत्यादि का आकलन भी करें। एपेलन के निर्धारित लक्ष्यों जैसे कि मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, पठन लेखन एवं संख्या ज्ञान कौशलों के निरंतर अभ्यास कराएं। इसके लिए सहायक सामग्री के रूप में एबेल किट, अभिव्यक्ति कार्य पुस्तिका, पाठ्य पुस्तक, कला किट सामग्री आदि का यथा समय उपयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई कार्य पुस्तिकाओं में किए जा रहे कार्य पर गुणात्मक और सकारात्मक टिप्पणी करें और इसका पोर्टफोलियो में संधारण करें। मौखिक चर्चाओं के दौरान बच्चों की स्थानीय भाषा का समुचित उपयोग करें। शिक्षण को एक सत्र में 3 बार योगात्मक मूल्यांकन समेकित पूर्ण करने के लिए रचनात्मक आकलन की चेकलिस्ट पूर्ण की जानी है जो पाठ योजना एवं सुदृढ़ीकरण योजना बनाकर समीक्षा करते हुए निर्धारित प्रपत्रों में संधारित करें। शिक्षक क्षमता संवर्धन हेतु कार्यशाला आयोजित होने पर विषय से संबंधित दस्तावेजों जैसे कि अध्यापक योजना डायरी, पाठ्यक्रम चेकलिस्ट, वार्षिक अभिलेख पंजिका, पोर्टफोलियो आदि साथ में लेकर जाए। यानी कि जो क्लस्टर कार्यशाला आपकी होगी उसमें इन सब चीज़ों को लेकर भी आपको जाना है। क्लस्टर कार्यशालाओं में सक्रिय रूप से भागीदारी कर आगामी शिक्षण योजनाओं का निर्माण और समीक्षा अनुसार कार्य करें। शिक्षक ऐप का पद्धति निर्देशानुसार उपयोग करें। योगात्मक आकलन के पश्चात विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का पोर्टल पर इंदराज करें। पीटीएम में विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे कार्य उनके पोर्टफोलियो को का अभिभावकों के साथ साझा किया जाए। एपेलन आधारित कक्षा शिक्षण के दौरान एबेल किट पर आधारित छोटे छोटे वीडियो का निर्माण कर पीओ एवं ब्लॉक स्तर पर साझा करें। रेमेडिएशन कार्यक्रम के अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षण कार्य करें और विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिकाओं का नियमित अभ्यास करवाएं। इसके बाद देखिए एआई आधारित दक्षता आधारित आकलन के ओसीआर को निर्धारित अवधि में पोर्टल पर अपलोड करना है। यानी कि जो एआई आधारित दक्षता आधारित आकलन होंगे, आकलन 1 और 2, उनके ओसीआर को भी आपको निर्धारित अवधि में पोर्टल पर अपलोड करना है। ये शिक्षकों के सारे कार्य हैं। इसके बाद देखिए संस्था प्रधान के रूप में आपका क्या कार्य है। तो देखिए सभी शिक्षकों द्वारा टर्मवार पाठ्यक्रम विभाजन, अध्यापक योजना डायरी और आधार रेखा संधारण करवाना, पोर्टफोलियो को साप्ताहिक अपडेट करवाना और सतत रचनात्मक आकलन दर्ज करवाना। इसके बाद देखिए एसएमसी अभिभावक शिक्षक की बैठकों में अभिभावकों से विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति साझा करें। शिक्षकों को शिक्षण कार्य में आ रही कठिनाइयों का निराकरण करवाने के लिए डायट द्वारा चयनित अकादमिक समूह दक्ष प्रशिक्षकों एवं जिले के डीएजी डीसीजी कमेटी से सहयोग प्राप्त करें। शिक्षक शिक्षण कार्य के दौरान बच्चों के सुलेख वर्तनी उच्चारण सुधार पर कार्य करवाते हुए बच्चों के गृह कार्य की जांच करना। गतिविधि के अंतर्गत शिक्षकों द्वारा किए जा रहे कार्यों में सहयोग मार्गदर्शन प्रदान करना। क्लस्टर कार्यशाला हेतु निर्धारित समय पर शिक्षकों की उपस्थिति हेतु पाबंद करना। प्रारंभिक स्तर के प्रभावी सम्मेलन हेतु 1 से 5 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को प्रभारी नामित करना। विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिका का नियमित अभ्यास की प्रभावी मॉनिटरिंग करना। रेमेडिएशन कार्यक्रम के अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षण को विद्यालय समय सारणी में
सम्मिलित कर इसे प्रभावी रूप से लागू करना, मिशन स्टार्ट की समय सारणी बनाकर साला दर्पण पर अपलोड करना व उसके अनुसार कक्षा संचालन सुनिश्चित करना। AI आधारित दक्षता आकलनों के दौरान निर्धारित बैठक व्यवस्था के अनुसार विद्यार्थियों का नियमानुसार अपेक्षित आकलन आयोजित करना और जुलाई यानी कि प्रवेश के साथ ही में साला दर्पण पर विद्यार्थियों के प्रपत्र 5, 7, 9 पूर्ण करवाना और समय समय पर वांछित अध्ययन करना। सत्र आरंभ में ही साला दर्पण पर कक्षाध्यापक विषयाध्यापक की मैपिंग करना और समय समय पर वांछित अध्ययन करना। साथियों, सारी जानकारी साला दर्पण से रिलेटेड अगर आपको जाननी है तो वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने सारी जानकारी आपको दे रखी है या मैंने प्लेलिस्ट बना रखी साला दर्पण की, जहाँ जाकर आप साला दर्पण से रिलेटेड सारे वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद देखिए PO UCO के भी काफ़ी सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, वो भी आप देख लें एक बार। PO अपने स्वयं प्राथमिक कक्षाओं एवं अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों के कार्य व्यवहार एवं शिक्षण की समीक्षा और गुणात्मक सुधार हेतु मार्गदर्शन प्रदान करें। विद्यालय में प्रत्येक बच्चे का पोर्टफोलियो फाइल एवं CCA के समस्त दस्तावेजों का नियमित रूप से संधारित किया जा रहा है, इसमें सहयोग कर जांच करें। क्लस्टर कार्यशालाओं के आयोजन होने पर संबंधित विषयाध्यापकों की उपस्थिति एवं भागीदारी 100% सुनिश्चित करावे और शिक्षकों से क्लस्टर कार्यशाला के पश्चात प्रतिवेदन आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाए। क्लस्टर कार्यशालाओं के दौरान शिक्षकों को कक्षा शिक्षण संबंधी समस्याओं और उनके क्षमता विकास हेतु कार्य योजना तैयार करें। AI आधारित दक्षता आधारित आकलनों के दौरान निर्धारित बैठक व्यवस्था के अनुसार विद्यार्थियों का नियमानुसार अपेक्षित आकलन आयोजित होने की मॉनिटरिंग करना। देखिए यहाँ पर अधीनस्थ समस्त विद्यालयों में साला दर्पण पर विद्यार्थियों के विभिन्न प्रपत्र एवं कक्षाध्यापक विषयाध्यापक प्रविष्टि अध्ययन होना सर्वोच्च प्राथमिकता से सुनिश्चित करना। इसी प्रकार देखिए ब्लॉक और जिला स्तरीय अधिकारियों के भी यहाँ पर कार्य और दायित्व बताए गए हैं, इसी प्रकार राज्य स्तर पर बताए गए हैं और इसी प्रकार सहयोगी संस्थाओं के भी यहाँ पर कार्य वगैरह बताए गए हैं। इनको आप अच्छे से रीड कर लें। तो ये थी साथियों जो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी कि MSRA अंतर्गत जो अकादमिक कार्य योजना 25-26 है, इसके तहत आपको जो FLN कार्य करवाना है, CCA कार्यक्रम है या CBA आधारित आकलन है, जिसमें CCA में आपको पोर्टफोलियो संधारण करना है, बेसलाइन लेना है, आधार रेखा मूल्यांकन लेना है, रिकॉर्ड संधारण करना है, 1 से 5 का रिजल्ट तैयार करना है, ऐसे एग्जाम है, उनके आकलन है, तिथियाँ हैं, इसी प्रकार 6 से 8 का रिजल्ट है, रिपोर्ट कार्ड है, ऑनलाइन प्रविष्टि करना है, शिक्षकों के क्या कार्य हैं, संस्था प्रधान PO के क्या क्या कार्य हैं, पूरी अकादमिक कार्य योजना 25-26 की मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।